हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़फ्लिक्स। हाजिर हूं एक नई सीरीज के साथ जिसका बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट करके कहा था कि मैजिक एम्परर को एक्सप्लेन करो। तो मैं इस सीरीज को बुक ऑफ एस्पर के नाम से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताया करें। शुक्रिया। तो एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले एंशिएंट बुक के बारे में बताया जाता है। कहा जाता है कि एंशिएंट डेविल किंग, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसके पास जितनी भी नॉलेज थी, जितने भी उसके पास मैजिकल ट्रिक्स थी, उसने सारी एक बुक के अंदर लिख दी। उस बुक के अंदर जितने भी सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, अगर आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, यानी आप उसको सीख लेते हो, तो स्वर्ग और धरती लोग दोनों ही आपके हाथ में होंगे। दोनों पर आप राज कर सकते हैं। और आज के वक्त में ये बुक मैजिक एम्परर के हाथ में है। मैजिक एम्परर, जिसका नाम जू जी फैन है, बहुत अरसा था किसी को इस बारे में नहीं पता चला कि बुक ऑफ एस्पर एम्परर किंग के पास है, लेकिन किसी ने उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया और अब सभी को पता चल चुका है कि उसके पास बुक ऑफ एस्पर है। इसलिए सभी लोग इससे वो बुक ऑफ एस्पर लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं पर उसके पैलेस के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पर आ रहे होते हैं ताकि उससे वो बुक छीन सके। मैजिक एम्परर अपनी चेयर पर बैठा होता है। उसका इकलौता स्टूडेंट, जिसे उसने खुद सिखाया है, वो भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, माय लॉर्ड, बहुत ही बुरी खबर है, हमारे माउंटेन ट्रूप सारे हार चुके हैं और उन्हें मार दिया गया है। मैजिक एम्परर के इकलौते स्टूडेंट का नाम जाओ चैंग होता है। जाओ चैंग कहता है, हीवन के 7 एम्परर्स यहाँ पर आने वाले हैं, मुझे लगता है कि उन्हें भी आपकी ये बुक चाहिए। मैजिक एम्परर से कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और ना ही पैनिक होने की, कि बुक ऑफ एस्पर मेरे हाथ में है। मेरी स्ट्रेंथ उन 7 एम्परर से बहुत ज्यादा है, वो लोग चाहकर भी मुझे हरा नहीं पाएंगे। मैजिक एम्परर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब क्योंकि उन्होंने मेरे सारे सोल्जर्स को मार दिया है, चलो फिर चलकर उनसे मिलते हैं और देखते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है। मैजिक एम्परर जैसे ही अपने महल से बाहर निकलता है तो बाहर पूरी आर्मीज खड़ी होती है। वो उसे कहती है, तुम्हारे पास जो बुक ऑफ एस्पर है उसे हमारे हवाले कर दो और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैजिक एम्परर हंसते हुए उनसे कहता है, तुम सब लोग तो मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो, लेकिन फिर भी तुम सब लोग मुझसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गए। और साथ ही मैजिक एम्परर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बड़ी स्पीड के साथ उनके सेंटर में से गुजर जाता है, लेकिन सभी को मार देता है। जू जी फैन को ऊपर से आवाज आती है, उसे कहा जाता है कि हम लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुमने हमारे बहुत सारे ट्रूप्स को मार दिया है। जू जी फैन ऊपर की तरफ देखता है तो 7 एम्परर्स ऊपर आ चुके होते हैं। उनमें से एक एम्परर उसे कहता है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, बुक ऑफ एस्पर हमें दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। जू जी फैन से कहता है, मैं 8 रॉयल्स का लीडर हूँ, तुम सब लोग जाकर भी मुझे हरा नहीं पाओगे। अगर तुम सब लोग एक साथ भी मुझ पर अटैक करते हो, फिर भी मेरी पावर तुमसे ज्यादा है। साथ ही एम्परर के माथे पर निशान चमकना शुरू हो जाता है। एम्परर उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ पर आए ही क्यों हो, जब तुम्हें पता है कि तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। 7 एम्परर में से एक एम्परर उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सिचुएशन इस वक्त क्या है? सेंचुरी के सारे लोग तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि 7 एम्परर्स में से कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? 7 एम्परर्स में से एक एम्परर आता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे कहता है, ये बुक होली लैंड के नाम पर है, इसलिए ये बुक हमें वापस दे दो। जू चैंग जू जी फैन से कहता है, मेरे लॉर्ड, ये तो बहुत ही बुरा है, ये एम्परर इन 7 से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जू जी फैन से कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर मुझे आज विलन ही बनना पड़ा तो भी मैं बनूंगा और मैं इन सबको मार डालूंगा। साथ ही वो हंस रहा होता है, लेकिन साथ ही वो खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पीछे से एक खंजर उसके सीने के आर पार हो जाता है, जिसने उसकी पीठ पर वार किया होता है। जू चैंग उसे कहता है, माय लॉर्ड, आपका टाइम पूरा हो चुका है, अब बस भी करो, अब आपको बस शांति से मरना है। जू जी फैन पीछे की तरफ देखता और कहता है, चैंग जी, तुमने क्या कर दिया? तो इसका मतलब वो गद्दार तुम थे जिसने बुक ऑफ एस्पर की सारी इन्फॉर्मेशन इन एम्परर्स को दी और साथ ही मेरे माउंटेन को भी तुम्ही ने मरवाया है। जब तुम एक छोटे से बच्चे थे तब मैंने तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हें पाला पोसा और तुम्हें ट्रेनिंग दी, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जू चैंग उसे कहता है, माय लॉर्ड, बात तो बिल्कुल सच है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन ये बात भी सच है कि आपने मुझे कभी भी इस बुक को हाथ नहीं लगाने दिया और ना ही कभी से पढ़ने दिया। बुक ऑफ एस्पर को आप सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकते। जू जी फैन उसे कहता है, क्या तुमने मुझे सिर्फ इसी वजह से धोखा दिया है कि तुम्हें मैंने बुक नहीं पढ़ने दी? चैंग उसे कहता है, आप इस बारे में जो सोचना चाहे सोच सकते हैं, लेकिन मैंने ये सब कुछ आप ही से सीखा है। जू जी फैन से कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, तुम्हारा दिमाग बहुत ही छोटा है, तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई कि तुम किसी पर भरोसा नहीं कर पाए। हालांकि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते थे, तुम मेरे सक्सेसर बन सकते थे, ये बुक मैं तुम्हें देता। और साथ ही मैजिक एम्परर हंसना शुरू कर देता है और उन सब से कहता है, अब जबकि तुम सब लोग बुक ऑफ एस्पर के पीछे हो, तो मैं अपनी बॉडी के साथ साथ बुक ऑफ एस्पर को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि कोई भी इसे हासिल न कर पाए। 7 एम्परर्स भी पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। और साथ ही वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और बुक भी उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अगर हीरो ही मर जाएगा तो सीरीज आगे कैसे बढ़ेगी? उसी वक्त अर्थ पर दिखाते हैं कुछ लोग जमीन पर मरे पड़े होते हैं, जबकि उनके सेंटर में एक लड़का होता है और हमारे मैजिक एम्परर की आत्मा उड़ती हुई आती है और सीधी उस लड़के की बॉडी के अंदर चली जाती है और उसके माथे पर वो निशान बन जाता है जो कि मैजिक एम्परर के माथे पर था। यानी कि मैजिक एम्परर अब इसकी बॉडी में रीबॉर्न हो गया है। मैजिक एम्परर जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है, कहता है, क्या अब ये मेरी नई बॉडी है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मुझे एक दूसरा जन्म मिलेगा, वो भी एक छोटे लड़के की बॉडी में। जू जी फैन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त उसे साइड से आवाज आती है, वो उस तरफ देखता है तो वहाँ से कुछ वुल्फ्स निकलते हैं और वो भागते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जी फैन उनकी तरफ देखता है और उन्हें घूर कर कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। और वो सारे वुल्फ्स इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वहाँ से वाकई में दफा हो जाते हैं। मैजिक एम्परर अब जिस लड़के की बॉडी में है उसका नाम जू फैन है। जू फैन चलता हुआ थोड़ा सा आगे जाता है तो एक दरख्त के साथ एक बंदा बैठा होता है जो कि जख्मी होता है। वो जू फैन से कहता है, जू फैन, यहाँ पर आओ, मेरी हेल्प करो, मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है, मुझे लगता है कि मैं जिस लड़के की बॉडी में हूँ ये बंदा उसे जानता होगा।
लेकिन अच्छी बात ये है कि ये अपनी सेकंड लेयर में है, इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। जू फैन आगे बढ़ता और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वो जाते जाकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। तो बंदा जू फैन से कहता है जू फैन तुम ये क्या कर रहे हो। जू फैन उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। वो बंदा कहता है तुम जू फैन नहीं हो, तुम कौन हो। जू फैन आगे से हंसते हुए कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझे, मैं जू फैन नहीं हूँ, मैं मैजिक एम्परर हूँ, मेरा नाम जू जी फैन है। साथ ही वो कुछ बोलता है द 9 सीक्रेट टेक्निक ड्रॉन टच, और साथ ही उसकी बॉडी में से उसकी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और वो बंदा चीना चलाना शुरू कर देता है जिसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जू फैन वहीं पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि जिस बंदे की उसने एनर्जी ली है वो एक कंकाल बन चुका है। जू फैन कहता है ड्रेन टच टेक्निक बहुत ज्यादा प्योर है और जो डेविल यूज किया करता था, इसे हम किसी की भी सोल और पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। इसकी प्रोसेसिंग में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मुझे आराम से बैठकर कल्टीवेट करना होगा। जू फैन कल्टीवेशन के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और उसी कंकाल के ऊपर जो कपड़े होते हैं वो भी उतार लेता है। जू फैन कहता है सुबह हो चुकी है, मुझे तो पूरी रात लग गई इसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। साथ ही वो अपने हाथ पर कुछ इलेक्ट्रिक पावर निकालता है, सामने पड़े हुए पत्थर पर फेंक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो कहता है जू चैंग और एम्परर ऑफ स्वर्ड मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्दी वहां पर आऊंगा और अपना बदला लूंगा। वो चिल्लाकर कहता है जब मैं होली लैंड में वापस आऊंगा तुम सब लोगों को मरना होगा। जू फैन कहता है मैंने इस लड़के की बॉडी को कमल तौर पर रिपेयर कर दिया है, अब इसकी बॉडी 0 से 5th लेयर तक पहुंच चुकी है। साथ ही वो दरख्तों के ऊपर से छलांगे लगाता हुआ सामने की तरफ चला जाता है और कहता है मुझे लगता है कि इसकी बॉडी को कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए होली लैंड में अभी तो नहीं जा सकता। दरख्तों के ऊपर से कूदता हुआ जा रहा होता है कि वहीं पर उसे नीचे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो वहीं पर रुक जाता है और उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। वहाँ पर नीचे 2 फैमिलीज के लोग होते हैं, एक सन फैमिली के और एक लू फैमिली के। लू फैमिली से एक लड़की और उसका छोटा भाई होते हैं, जबकि उनके साथ उनका गार्डियन भी होता है। लू फैमिली का गार्डियन दूसरी फैमिली से कहता है सन फैमिली के लोगों तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, तुम लोग ट्रेटर्स हो। सामने वाली फैमिली के मास्टर का नाम सन गॉन्जिया होता है। गॉन्जिया उसे कहता है डोंगलिंग तुम्हें तो सियासत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, इतने साल हो गए तुम्हें हमारे साथ काम करते हुए, क्या तुम अभी तक हमें समझ नहीं पाए कि हम लोग किस तरह काम करते हैं। लू फैमिली की लड़की उसे कहती है सन गॉन्जिया ये स्पिरिचुअल टेक्निक हमारी है, ये जनरेशन से हमारी फैमिली में चलती आ रही है, ये वाली टेक्निक तुम्हें नहीं दे सकते, चाहे तुम हम सबको मारी क्यों ना डालो, हम ये टेक्निक तुम्हें नहीं देंगे। वहीं उसका छोटा भाई भी होता है, वो कहता है सिस्टर मुझे रोकना मत, मैं इस ट्रेटर को अपने हाथों से मार डालूंगा। जू फैन उनकी तरफ देखता है और कहता है लू फैमिली वाले बहुत बड़ी मुश्किल में है क्योंकि बैंडिट्स ने उन्हें दोनों तरफ से घेर रखा है, वो अपनी सीक्रेट टेक्निक उनको नहीं देंगे तो वो बैंडिट्स उनको मार डालेंगे। और साथ ही वो कहता है आखिर मैं लू फैमिली के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ और अचानक मेरे दिल में इतना दर्द क्यों उठ रहा है, ये सारे फैमिली रिलेशनशिप मेरा इनसे क्या ताल्लुक है, चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। साथ ही वो जंप करते हुए वापस की तरफ चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही वो फिर से अपने दिल पे हाथ रखता है और रुक जाता है। मैजिक एम्परर चिल्लाते हुए कहता है आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, मुझे बार बार ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे लू फैमिली की हेल्प करनी है। साथ ही वो कहता है या फिर हो सकता है कि इस लड़के की बॉडी मेरी कल्टीवेशन को संभाल नहीं पा रही, मेरी पावर को हैंडल नहीं कर पा रही, है कि इस लड़के की बॉडी बिल्कुल कचरा है। जू फैन फिर से वहीं पर कल्टीवेशन करने की स्टेज में बैठ जाता है और कहता है इसका दिल बिल्कुल नॉर्मल धड़क रहा है और इसकी मेडियन स्टेज भी बिल्कुल ठीक है, एनर्जी का फ्लो भी बिल्कुल ठीक है, सांस की रफ्तार भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर मसला क्या है। साथ ही वो उठकर फिर से दरख्त के ऊपर जाता है, वो इस लू फैमिली की लड़की के चेहरे को देखता है, उसका दिल फिर से नॉर्मल हो जाता है और उसकी चेस्ट में जो पेन होता है वो भी खत्म हो जाता है। वो फिर से वापस आ जाता है और कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे ही मैं उस लड़की को देखता हूँ मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। मैजिक एम्परर कहता है ये तो मैजिक ऑफ हार्ट है, ये वो ऐसा कर्स मैजिक है जिससे तो मैजिक एम्परर और डेविल किंग भी नहीं बच पाया। मैजिक ऑफ हार्ट हम जैसे मैजिशियंस के लिए शराब की तरह है, हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हम लोग इस मैजिक को कास्ट करने वाले की बात नहीं मानते तो हम लोग मर जाएंगे। जू फैन कहता है चलो पहले इस लड़के की मेमोरीज को देखते हैं, आखिर जो मैजिक ऑफ हार्ट है किस किस्म का और किसने इस पर कास्ट किया है। जैसे ही वो उसकी मेमोरीज देखता है यानी जू फैन की मेमोरीज को देखता है तो उसे पता चलता है कि जू फैन के डैड ने लू फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और उसके बाद से जू फैन लू फैमिली में ही रह रहा है। लू फैमिली वाली वो लड़की वो उसे हमेशा से प्रोटेक्ट करती आई है। जू फैन गार्डियन से कहता है मुझे भी प्रैक्टिस करवाओ, मुझे मैजिक सीखना है ताकि मैं तुम्हारी तरह एक गार्डियन बन सकूं। वो उसे कहता है तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम प्रैक्टिस कर सको, लेकिन एक दिन तुम बहुत ही अच्छे गार्डियन बनोगे। जू फैन कहता है हाँ मुझे गार्डियन बनना है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। मैजिक एम्परर जू फैन की जो लास्ट मेमोरी देखता है उसमें उन पर बैंडिट्स अटैक करते हैं, यानी कि लू फैमिली पर अटैक करते हैं और लू फैमिली में उनके पेरेंट्स को मार देते हैं। मिस और उनका छोटा भाई बचता है, जबकि जू फैन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लू फैमिली की मिस उसके पास बैठी होती है और उसे कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो कहता है नहीं आपको यहाँ से जाना होगा, मेरे बचने का कोई चांस नहीं। आती उसके जाने के बाद जू फैन कहता है मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत है, मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मेरे पास भी स्ट्रॉन्गर बॉडी होती। इसके बाद हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। मैजिक एम्परर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है कि जू फैन ने लू फैमिली को बचाने का वादा किया हुआ था, उसका इरादा बहुत ज्यादा पुख्ता था। मिस जिया को और उसके छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अगर वो उन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं करता तो उसकी बॉडी में ये मैजिक ऑफ हार्ट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। मैजिक एम्परर कहता है ये मुझे किस तरह की बॉडी मिल गई है, मैं एक मैजिक एम्परर हूँ, क्या मुझे सारी जिंदगी किसी और का गुलाम बनकर रहना होगा। मुझे इस मैजिक ऑफ हार्ट के श्राप को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। किसी की गुलामी करने से तो अच्छा था कि मैं किसी की जान ले लेता। कभी एक मैजिक एम्परर हुआ करता था और अब इस बॉडी में आकर मुझे किसी की गुलामी करनी होगी। और साथ ही वो लगे हुए दरख्त में पंच मारकर उसे तोड़ देता है। लू फैमिली और सन फैमिली वाले वो लोग भी दरख्त के गिरने की आवाज सुनकर उस तरफ देखते हैं और कहते हैं कौन है वहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। मिस जिया अपने गार्डियन से कहती है क्या कोई हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। उसका गार्डियन उसे कहता है नहीं हमारे आसपास
कोई भी नहीं और कोई इतनी जल्दी पहुंच भी नहीं सकता। जूफैन दरख्तों में से बाहर निकल कर आता है और मिस जिया से कहता है, मिस जिया, अगर आप अपनी मार्शल टेक्निक को सन फैमिली को दे देंगी तो इसमें क्या बुरा है। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी मार्शल टेक्निक की खातिर अपनी जान दे दे, ये तो लू फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मिस जिया और उसका भाई उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहते हैं, हमें तो लगा था तुम मर चुके हो। वो उनसे कहता है, हाँ मुझे पता है तुम लोग यही सोच रहे हो कि मैं तो मर चुका था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जूफैन उन बैंडिट्स की तरफ देखता है और कहता है, इनमें सबसे जो वीक है वो भी 6th लेयर पर है और मेरी बॉडी अभी तक सिर्फ 5th लेयर पर है। सन गॉन्जिया कहता है, आखिर ये लड़का कौन है जो कि यहाँ पर हमारे बीच बोल रहा है। दूसरे वाला उसे कहता है, ये पिछले कुछ सालों से उनका गुलाम है, इसलिए ये बोल सकता है। वो लोग इसे अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं। जूफैन कहता है, सन गॉन्जिया के पास सबसे ज्यादा की पावर है, यही इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास है मैं इनसे कभी भी नहीं जीत सकता। मिस जिया का गार्डियन कहता है, ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है, लगता है कि डरने की वजह से ये इस तरह की बातें कर रहा है। जिया का छोटा भाई कहता है, हमें लगता है कि इसे सजा देनी चाहिए, गुलाम होकर ये किस तरह की बातें कर रहा है। जूफैन कहता है, मैं अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। वो उन सबसे कहता है, हम लोग वैसे ही मरने वाले हैं, तो हम लोग अपनी सीक्रेट टेक्निक को क्यों बचा रहे हैं, इन्हें देते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। मिस जिया उसे कहती है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, इस तरह की बकवास मत करो, यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। गांजिया हंसते हुए कहता है, मिस लू जिया, आप तो बहुत ज्यादा काइंड है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने गुलाम की पड़ी है, आप उसे यहाँ से भेजना चाहती है ताकि उसकी जान बच जाए। मिस जिया उसे कहती है, गांजिया, क्या तुम इसे यहाँ से जाने दे सकते हो, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो बस एक गुलाम है। गांजिया अपने साथ खड़े एक बड़े से बंदे से कहता है, जाओ जाकर पहले इस लड़के को मारो और इसके बाद बाकी को एक एक करके मारना शुरू करो जब तक कि यहूदी हार न मान ले। बड़ा सा बैंडिट बड़ी स्पीड के साथ जूफैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जूफैन कहता है, ये अपनी 7th लेयर पर है, मुझे इसे हराने का कोई तरीका ढूंढना होगा क्योंकि मैं इसको हरा नहीं सकता, मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। वो बड़ा बैंडिट जैसे उस पर अपनी तलवार से अटैक करने लगता है, वो घूमकर उसके हाथ को पकड़ता है, जिससे उसके हाथ से उसकी तलवार गिर जाती है। जूफैन जल्दी से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और घूमते हुए उसके पेट पर वार कर देता है। ये देखकर लू फैमिली वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले जूफैन के पास बैटल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जूफैन उस बैंडिट पर अटैक करने के बाद सामने की तरफ भागता और कहता है, मुझे जल्दी से सोचना होगा अब मुझे क्या करना है क्योंकि मैं इन सबके साथ फाइट नहीं कर सकता। भागता हुआ सीधा मिस जिया और उसके भाई की तरफ जाता और कहता है, मुझे सिर्फ इन 2 लोगों को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि मेरा मैजिक ऑफ हार्ट इन दोनों की वजह से है। और वो भागते हुए उन दोनों को उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। बाकी के सारे वहीं पर खड़े रह जाते हैं। गांजिया अपने लोगों से कहता है, जल्दी करो और उनको पकड़ कर लाओ, जबकि उनका गार्डियन कहता है, इन लोगों को यहीं पर रोको ताकि जूफैन उनको यहाँ से दूर ले जाए। सन गॉन्जिया कहता है, इस लड़के ने तो मेरा सारा बना बनाया प्लान खराब कर दिया, मुझे जल्दी से इसे पकड़ना होगा, लेकिन जब मैं इस कीड़े मकोड़े को पकड़ लूंगा तब मैं इसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा ताकि इसे एक दर्दनाक मौत मिले। जूफैन उन दोनों को उठाकर अभी भी जंगल के अंदर भाग रहा होता है जहाँ तक कि रात हो जाती है। मिस जिया उसे कहती है, मैं अपने लोगों को पीछे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मुझे जल्दी से जाने दो, मुझे वापस जाना है, सिर्फ हमारी फैमिली के गुलाम हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। जूफैन भागते हुए रुक जाता है और मिस जिया को उठाकर सामने दरख्त के साथ फेंक देता है। मिस जिया उसे कहती है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, मैं नहीं चाहती कि मेरी लू फैमिली के गार्ड्स मारे जाएं। जूफैन उसे कहता है, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो खुद ही वापस चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम वहाँ पर जाकर उन सारे बैंडिट्स को मार सकती हो अगर तुम वहाँ पर चली भी जाओ तो। मिस जिया आगे से खामोश हो जाती है। जूफैन ने मिस जिया को तो नीचे उतार दिया होता है लेकिन उसके छोटे भाई को अभी भी उठाकर रखा होता है। ऐसे थोड़ा सा आगे जाता है, उसका छोटा भाई चिल्लाना शुरू कर देता है। वो चिल्लाते हुए जूफैन से कहता है, तुम हमारे गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह बात करने की, अब जल्दी करो और मुझे नीचे उतारो, मैं और मेरी बहन वापस जाएंगे और उनका साथ फाइट करेंगे। जूफैन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता और कहता है, बच्चे कहीं तुम ऐसा तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हारी बैग पर थप्पड़ लगाऊं। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमारे गुलाम हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैजिक एम्परर उसकी तरफ देखता है और हंसना शुरू कर देता है, जबकि मिस जिया का भाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ये करने क्या वाला है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जूफैन वाकई में उसकी बैग में थप्पड़ लगा देता है। वो अपनी बहन के पास बैठा रो रहा होता है। मिस जिया उसे कहती है, जूफैन तुमने तो हद कर दी, तुम एक नोबल फैमिली के लड़के को कैसे पीट सकते हो। जूफैन उसे कहता है, ये तो छोटे मास्टर के लिए बहुत ही छोटी सी सजा है, अगर तुम लोग वहाँ पर वापस जाते हो तो तुम लोग उन बैंडिट्स के हाथों मारे जाओगे। अब मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पर छुपने के लिए कोई जगह है। मिस जिया उसे कहती है, यहाँ पर तो सारा खुला एरिया है, फॉर्म्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वेस्ट वाली साइड पर एक फोगी फॉरेस्ट है, लेकिन वहाँ के सारे इलाके को बैंडिट्स अच्छी तरह से जानते हैं। जूफैन उसे कहता है, चलो फिर उसी फोगी फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। जूफैन आगे आगे चलना शुरू करता है और कहता है, अपने भाई को भी पकड़ लो, उसका हाथ पकड़कर रखना, कहीं वो भाग ना जाए। मिस जिया उसकी तरफ देखती है और कहती है, एक बार हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल आए उसके बाद मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी, तुम हमारी फैमिली के गुलाम हो, कोई मालिक नहीं। फिर वो लोग फोगी फॉरेस्ट के सामने पहुंच जाते हैं। जूफैन कहता है, क्या यही वो फोगी फॉरेस्ट है। मिस जिया उसे कहती है, हाँ, जहाँ पर सालों से ये फोग यहीं पर है, यहाँ पर हमें रास्ता नहीं मिलता, इसलिए कोई भी इस फोगी फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाता, क्योंकि अगर एक बार तुम अंदर चले गए तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। मिस जिया उसे कहती है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि सन फैमिली वाले अचानक हमारे पीछे क्यों लग गए हैं, पहले तो उन्होंने कभी हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की। जूफैन उनसे कहता है, ये जगह ट्रैप्स लगाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। मिस जिया जूफैन से कहती है, मेरे छोटे भाई को लेकर तुम इस जंगल के अंदर चले जाओ, मैं उन बैंडिट्स को यहीं पर रोकती हूँ। जूफैन उसे कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर इस जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो मैं इस बच्चे का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, अगर तुम यहाँ से चली जाती हो तो तुम्हारे जाने के फौरन
मिनट बाद मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। जू फैन उसे कहता है अगर तुम वहाँ पर वापस जाती हो तो तुम भी मारी जाओगी, इसलिए यहाँ पर रहो, अपने भाई की हिफाजत करो, तुम्हारी जान बचाई गई है, तुम्हारे लोगों ने वहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दिया है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं चाहता हूँ कि यहीं पर इसी जंगल में ट्रैप्स लगाकर सन गॉन्जिया को खत्म किया जाए। मिस जिया उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम अकेले उन सबको कैसे हरा सकते हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गॉन्जिया के पास सबसे ज्यादा की पावर है, जबकि उसके साथ 4 और लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका भाई भी चिल्लाकर कहता है तुम सिर्फ एक गुलाम हो जिसके पास की पावर नहीं है। मिस जिया उसे कहती है अगर तुम मेरे गार्डियन के साथ भी मिलकर उनसे फाइट करते हो तो भी उन सबका मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। जू फैन उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो बैंडिट्स मेरे सामने कुछ भी नहीं, वो तो बहुत ज्यादा वीक है, मैं उनको संभालूंगा। जू फैन उसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मेरी बात सुनो या फिर वापस चली जाओ और मारी जाओ। जू फैन अपना हाथ आगे करता है और कहता है जबकि सन गॉन्जिया तुमसे वो स्पिरिचुअल स्टोन नहीं ले सका, इसलिए वो स्पिरिचुअल स्टोन मुझे दे दो। लू फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम अपने फ्यूचर को बचाना चाहती हो तो जल्दी से वो स्टोन मुझे दे दो। मिस जिया अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को उतारती है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है ये मेरी लू फैमिली का ट्रेजर है, इसे घुमाना मत, अगर तुमने मुझे धोखा दिया और इसे लेकर यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जू फैन जंगल के अंदर चला जाता है और कहता है तुम लोग यहीं पर रुका मेरा इंतजार करो, मैं कुछ फॉर्मेशन बिछाकर आता हूँ। मिस जिया का छोटा भाई उसे कहता है हमारा गुलाम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, मुझे लगता है कि इसे एक अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। मिस जिया उसे कहती है कोई बात नहीं, अगर वो कुछ ज्यादा बोल रहा है लेकिन फिर भी उसने हमारी हेल्प की है, ये कम से कम उन लोगों की तरह तो नहीं है जो कि पीछे बैठे चुपचाप बातें सुनते रहते हैं लेकिन हेल्प भी नहीं करते। जबकि मिस जिया सोच रही होती है पता नहीं ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है जू फैन चेंज हो चुका है। जू फैन उस फोगी फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन को बिछाता जा रहा होता है और उस रिंग को अपने हाथ में पकड़कर कुछ स्पेल्स बोलता है, जिससे वो रिंग चमकना शुरू हो जाती है। मिस जिया और उसका भाई जो कि क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं वो दोनों ही देखकर हैरान हो जाते हैं कि फोगी फॉरेस्ट में जितनी भी फोग होती है वो सारी खत्म हो जाती है। साथ ही जू फैन भी वापस आ जाता है। मिस जिया उसे कहती है कि ये सब कुछ तुमने किया है, ये फोग कैसे गायब हुई? जू फैन उसे कहता है पहले शांत हो जाओ, हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जू फैन उसे कहता है चलो मेरे पीछे इस फोगी फॉरेस्ट के अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ मैजिकल स्पेल सिखाता हूँ जिनकी मदद से यहाँ पर बिछे हुए ट्रैप्स को एक्टिवेट कर सकती हो और उनके आते ही उनको मार सकती हो। मिस जिया हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन तुम्हें मैजिकल स्पेल्स कहाँ से आते हैं, क्या तुम ऐसे ही उनको हराना चाहती हो? वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। मिस जिया सोच रही होती है मैजिकल फॉर्मेशन और अरेज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी इन सब के सामने बेकार है, लेकिन जू फैन ये तो सिर्फ एक गुलाम है, इसके पास ऐसी मैजिकल फॉर्मेशंस कहाँ से आई? मिस जिया उसे कहती है तुम ये कैसे करने वाली हो? जू फैन उसे कहता है तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि मैं इसे कैसे करूंगा, मैंने सारी फॉर्मेशंस बिछा दी हुई है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि उन्हें एक्टिवेट कैसे करना है, हम बस वेट करेंगे उनके मरने का। नेक्स्ट सीन में सन गॉन्जिया को दिखाते हैं जिसने उनके गार्डियन को पकड़ रखा है। उसके लोग उसे बताते हैं कि वो लोग फोगी फॉरेस्ट के अंदर चले गए हैं। गार्डियन टॉन्गलिंग उसे कहता है तुम मुझे अभी मार डालो, तुमने मुझे बंदी क्यों बनाकर रखा हुआ है, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और सबका बदला लूंगा जिन्हें तुमने मारा है। गॉन्जिया उसे कहता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें हॉस्टेज बनाकर रखूंगा। वैसे भी पता है कि मिस जिया बहुत ज्यादा काइंड है, वो तुम्हें जब इस हालत में देखेगी तो वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे दे देगी। और वैसे भी इस फोगी फॉरेस्ट के अंदर हमें रास्ता नहीं पता, हम लोग पहले कभी यहाँ पर नहीं आए। लोग जैसे ही फोगी फॉरेस्ट के अंदर एंटर होने वाले होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। एक बंदा कहता है सन गॉन्जिया जरा सामने देखो, वहाँ पर दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ है। तो लोग जब थोड़ा गौर से उसे देखते हैं तो वो जू फैन होता है। वो कहते हैं ये तो वही लड़का है जिसने उस बड़े बैंडिट को मारा था। जू फैन उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है हेलो एवरीवन, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम लोग आने में बहुत देर कर दी। सन गॉन्जिया जू फैन से कहता है एक गुलाम होकर तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, यहाँ पर मरने के लिए बैठे हुए हो। वो साथ ही अपने एक बंदे से कहता है जाओ जल्दी करो, इसे पकड़ लो और मेरे लिए मार डालो। और वो बंदा अपना वेपन लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि जू फैन उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है और साथ ही मुस्कुरा रहा होता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 1 का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? तो बुक ऑफ एस्पर की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। मैं सोच रहा था कि यार इसका नाम बुक ऑफ एस्पर नहीं रखना चाहिए था क्योंकि मैजिकल बुक को सिर्फ स्टार्ट में दिखाया गया है, उसके बाद उसको दिखाया नहीं जा रहा है। नाम से क्या फर्क पड़ता है, आप सबको तो पहले से पता है कि ये सीरीज का नाम क्या है। इस सीरीज का नाम मैजिक एम्परर है जो कि मैंने छोटा सा करके नीचे लिखा भी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी नहीं होता, मेरा चैनल आपको काटने नहीं वाला। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन सामने एक दरख्त के नीचे बैठा होता है। गॉन्जिया भी वहां पर पहुंच जाता है और अपने बंधु से कहता है जाओ इस पर अटैक करो और इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। सन गॉन्जिया का बंदा जैसे ही उसके करीब पहुंचता है और अपनी तलवार चलाकर उसे मारने वाला होता है, वो कहता है मैंने लू फैमिली की मिस जिया और उसके भाई दोनों को पैरालाइज कर दिया है, अब वो दोनों मेरे कब्जे में है। गॉन्जिया जल्दी से अपने बंदे से कहता है रुक जाओ, इसे मत मारना, और वो वहीं पर रुक जाता है। गॉन्जिया जू फैन से कहता है जैसा कि तुमने कहा कि तुमने उन दोनों को पैरालाइज कर दिया है और वो दोनों तुम्हारे कब्जे में है, क्या ये बात सच है? जू फैन उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है सन गॉन्जिया मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। गॉन्जिया उसे कहता है तुम मेरे साथ कैसी डील करना चाहते हो? जू फैन उसे कहता है मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे अपने फ्यूचर की गारंटी चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं लू फैमिली का एक गुलाम हूँ और मुझे सारी जिंदगी गुलाम बनकर नहीं रहना, मुझे भी एक फैमिली का मास्टर बनना है। गॉन्जिया और उसके साथी ये बॉस उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गॉन्जिया उसे कहता है तुमने लू फैमिली को धोखा देने की क्यों सोची? जू फैन गॉन्जिया से पूछता है तुमने लू फैमिली को धोखा देने की क्यों सोची? मैं भी ये बॉस उनका बहुत ज्यादा खुश होगा। जू फैन उसे कहता है अब मैं सारी जिंदगी गुलाम तो रहने वाला नहीं हूँ, मुझे पता है कि लू फैमिली खत्म हो चुकी है और तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे, तुम उन्हें मार डालोगे, तो क्यों ना मैं इस मौके से फायदा उठाऊं और अपनी एक फैमिली स्टार्ट करूं। अकेले तो मैं फैमिली स्टार्ट करने से रहा, लेकिन
लेकिन तुम्हारी मदद से मैं मास्टर बन सकता हूँ। और वैसे भी उन दोनों को अगर मैं छुपा कर रखूंगा या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो तुम मुझे मार डालोगे। उससे अच्छा है मैं उन दोनों को तुम्हारे हवाले करके एक अच्छी जिंदगी हासिल कर लूं। वहीं पर फॉरेस्ट के अंदर से उसने एक रेड कलर का धागा बिछाया होता है। वो कहता है इस धागे के एंड पर वो दोनों बंधे हुए हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे मोड़ आते हैं। सिर्फ मुझे ही पता है कि सही मोड़ कौन सा है, उन तक कैसे पहुंचना है। और अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए मैं ये धागा तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम अपने साथियों के साथ मेरे पीछे रहना। सन गांजिया उसे कहता है तुमने तो वाकई में बहुत ही कमाल का काम किया है। इस धागे की मदद से हम लोग इस स्मोगी फॉरेस्ट से बाहर भी आसानी से आ सकते हैं। गांजिया उसे कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। ज़ूफैन उसे कहता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। गांजिया उसे कहता है मैं तुम्हारे सामने ये साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और फिर साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। फिर गांजिया उसे कहता है चलो फिर ठीक है, हमें रास्ता बताओ, तुम आगे आगे चलो। फिर वो लोग स्मोगी फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। टैंगलिंग जो कि लू फैमिली का गार्डियन है, वो ज़ूफैन से कहता है हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, तुम्हें अपने पास जगह दी, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। और साथ ही वो ज़ू गांजिया से भी कहता है तुम भी बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुमने भी लू फैमिली को धोखा दिया है। अगर मैंने आज मरना ही है तो मैं तुम लोगों को शराब देकर मरूंगा कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी ना गुजरे। स्मोगी फॉरेस्ट के अंदर थोड़ी देर चलने के बाद ज़ूफैन रुक जाता है। गांजिया से कहता है तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, यहाँ पर तो वो लोग नहीं है, कहाँ है वो लोग। ज़ूफैन पीछे की तरफ घूमता है और कहता है सन गांजिया मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, उन दोनों को तुम्हारे हवाले करने के लिए नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहाँ पर तुम मरने वाले हो। गांजिया जल्दी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ूफैन वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। गांजिया ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने साथियों से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देखो। उसके साथी उसे कहते हैं लेकिन हम लोग वापस नहीं जा सकते, वो सुरंग रंग का धागा जो उसने हमें पकड़ाया हुआ था वो किसी ने काट दिया है, और साथ ही टॉन्गलिंग भी यहाँ पर नहीं है, वो भी गायब हो गया। गांजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जमीन पर पंच मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। इसे क्या लगता है कि मैं स्मोगी फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल सकता, जब मैं निकलूंगा तो मैं इसे मार डालूंगा। साथ ही वहाँ पर जितनी भी फोग होती है वो सारी सुरख कलर की हो जाती है। और ज़ूफैन हंसते हुए उनसे कहता है तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे और ना ही कभी मार पाओगे। गांजिया के साथी कहते हैं आज यहाँ पर हो क्या रहा है, इस सारी फोग का कलर रेड कैसे हो गया। गांजिया उन सबसे कहता है अलर्ट रहना, अपने इर्द गिर्द देखते रहो। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो उसका एक भी साथी पीछे नहीं होता, वो सारे गायब हो जाते हैं। गांजिया कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन बिछाई गई है। गांजिया को फौरन समझ आ जाती है। गांजिया कहता है ये तो मैजिक है, यहाँ पर कोई मैजिकल अरे बिछाई गई है। नेक्स्ट सीन जंगल के एक दूसरे हिस्से का होता है जहाँ पर ब्लू ने एक फॉर्मेशन बनाई होती है और उस फॉर्मेशन के सेंटर में मिस जिया बैठी होती है, जबकि बाकी के तीनों भी उसके साथ ही खड़े होते हैं। जिया उस फॉर्मेशन के मैजिक को कंट्रोल कर रही होती है। जिया कहती है मैंने कर दिया, उन सबको मैंने अलग कर दिया, एक एक करके वो सारे गायब हो गए हैं और इसके अलावा हमने टॉन्गलिंग को भी बचा लिया है। अब आगे तुम क्या करने वाले हो। ज़ूफैन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके करीब चला जाता है और कहता है मिस जिया अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और साथ ही उसे पीछे से पकड़ लेता है। मिस जिया शर्माते हुए कहती है ये तुम क्या कर रही हो। ज़ूफैन उसे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ एक नए मैजिक को कास्ट करने में। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे रिपीट करती जाओ और फोकस रहो, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं। वो उसके हाथ को उस फॉर्मेशन के ऊपर रखता है और साथ ही अपनी पावर को उसकी पावर से मिलाते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है उन सबको मार डालो। उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ गोश्त निकलते हैं, वो सारे गोश्त उड़ते हुए सीधे उसी रेड मिस्ट की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर गांजिया और उसके साथी है। उसके साथी सीन पर रीअपीयर होते हैं और वो उन गोश्त को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये किस किस्म के गोश्त है। गांजिया के दो साथी खड़े होते हैं, उनमें से एक की बॉडी के अंदर वो हो कौन, तुम हो क्या चीज। जबकि ज़ूफैन भी वहीं पर आ जाता है और उसे कहता है जहन्नुम में जाओ और जाकर वहाँ से पूछ लेना किंग ऑफ हेल से कि मैं कौन हूँ। और साथ ही ज़ूफैन कहता है मिट्टी से बनी हुई सारी चीजें मिट्टी में वापस चली जाती है, जबकि मेरे गोश्त किसी को भी मारने के बाद वापस मेरे पास आ जाते हैं। ज़ूफैन ने वहाँ पर अपनी एक अलग से फॉर्मेशन बनाई होती है, जबकि वो फॉर्मेशन जिसमें मिस जिया बैठी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो भी ये देखकर हैरान हो जाती है, जबकि वो सारे के सारे गोश्त ज़ूफैन की तरफ वापस चले जाते हैं। ज़ूफैन उन सबको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जैसे वो सारे गोश्त उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं वो साथ साथ कह रहा होता है मैं 7th लेवल पर पहुंच गया हूँ, मैं 8th लेवल पर पहुंच गया हूँ, और साथ ही एंड पे वो कहता है मैं 9th लेवल पर पहुंच गया हूँ। यानी कि उन गोश्त ने जितने लोगों को मारा है उन सब की सोल्स इसके अंदर आ गई है और उनकी पावर्स भी इसने एब्जॉर्ब कर ली है। ज़ूफैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो मेरे पास बहुत सारी पावर आ गई है, मैं 9th लेवल पर भी पहुंच चुका हूँ। इस तरह के 2-4 और लोग मिल जाए जिनको मैं मारकर उनकी पावर्स ले सकूं, फिर मजा आ जाए। फिर ज़ूफैन वापस की तरफ चल पड़ता है और कहता है इस बार तो मेरा ब्रेक थ्रू बहुत ही आसानी से हो गया, मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बह रही है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरी पल्स भी बिल्कुल नॉर्मल है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है इस सारी स्ट्रेंथ को मैंने नॉर्मली अचीव किया है, इसलिए मेरी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मुझे महसूस हो रहा है। ज़ूफैन कहता है अब जबकि मैंने एनर्जी इकट्ठी कर ली है अब मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना होगी ताकि मैं इस एनर्जी को यूज कर सकूं। वो तीनों भी भागते हुए वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं ज़ूफैन तुम कहां पर चले गए थे, वो फॉर्मेशन जो तुमने मुझे बनाकर दी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, पता नहीं उसे क्या हुआ। साथ ही वो कहते हैं यहाँ पर जितनी भी फोक थी वो सारी गायब हो गई। ज़ूफैन उससे कहता है मुझे नहीं पता कि वो फॉर्मेशन कैसे डिस्ट्रॉय हुई, हो सकता है कि गांजिया की पावर बहुत ज्यादा थी इस वजह से वो फॉर्मेशन बहुत डिस्ट्रॉय हो गई। ज़ूफैन कहता है मैं तो सन गांजिया और उसके दोस्तों को देखने के लिए गया था कि वो मर गया है या नहीं, और अच्छी बात यह है कि उनमें से कोई भी नहीं बचा, वो सारे मारे गए। उसी वक्त टॉन्गलिंग आगे बढ़ता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ज़ूफैन भी उसे घूर कर देखता है कि अब ये क्या करने वाला है। टॉन्गलिंग जल्दी से उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे ऊपर श्राप लगा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम हमें धोखा नहीं दे रहे, तुम तो उनके लिए ट्रैप बिछा रहे थे। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, मैं आगे से तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, यहाँ तक कि अगर तुम मेरा सर काटना चाहते हो तो तुम मेरा सर भी काट सकते हो। ज़ूफैन उसकी तरफ देखता और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा वफादार है। साथ ही उसे अपने उस डिसाइपल की याद आ जाती है, जाओ चैंग की। वो कहता है काश मेरा डिसाइपल जाओ चैंग भी इस तरह का
वफादार होता और आज मैं यहाँ पर नहीं होता। जू फैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम हमारी फैमिली के हेड गार्डियन हो और मैं सिर्फ एक गुलाम हूँ। तुम्हें गुलाम के सामने इस तरह नहीं झुकना चाहिए और गुलाम होते हुए मैं तुम्हें सजा कैसे दे सकता हूँ। और दूसरी बात, ये ट्रैप का आइडिया सिर्फ मेरा था, लेकिन सब कुछ किया तो मिस जिया ने है। हमने आज की जीत मिस जिया की वजह से हासिल की है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मिस जिया, क्या वाकई में आपने इसकी हेल्प की है? आप तो बहुत ज्यादा महान है। साथ ही वो खुश होकर कहता है हमारी लू फैमिली का हाथ बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। अब हमारी लू फैमिली फिर से फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। जू फैन मिस जिया से पूछता है अब जबकि हमारे सामने और कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी बैंडिट्स नहीं रहे, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? डोंगलिन कहता है वैसे तो मेरा मकसद इसको प्रोटेक्ट करने का था, क्योंकि हम लोग फैंग सिटी में काई फैमिली के पास जा रहे हैं। वैसे भी तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि काई फैमिली का जो लड़का है उसकी शादी मिस जिया के साथ होने वाली है। जू फैंग उसकी बात सुनकर सोचना शुरू कर देता है और कहता है काई फैमिली फैंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली है। अगर हम मिस जिया को उनके हवाले कर देते हैं, हो सकता है कि ऐसा करने से मेरा मैजिक का फाड़ खत्म हो जाए और मेरे ऊपर से श्राप उठ जाए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा, चाहे मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। जू फैंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उनसे कहता है चलो फिर जल्दी से काई सिटी चलते हैं और मिस जिया की शादी करवाते हैं। उसी वक्त एक और केव का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा एक मास्टर के पास आता है और उसे कहता है मैं वापस आ गया। वो उससे पूछता है क्या सन गांजिया अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं? वो उसे कहता है नहीं, सन गांजिया मारा गया है और लू फैमिली वाले फैंग सिटी में चले गए हैं काई फैमिली के पास। वो उसे कहता है जाओ उन पर नजर बनाए रखो। उसके जाने के बाद वो अपनी चेयर पर से उठता है और साथ वाले रूम में चला जाता है जहाँ पर एक मास्टर पड़े होते हैं पैरालाइज हालत में। वो उसे हाथ लगाते हुए कहता है तुम्हारा पुराना दोस्त वहीं पर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब तुम वहाँ पर आओगे। जैसे ही मुझे पाम ऑफ रिटर्निंग ड्रैगन की टेक्निक मिल जाएगी मैं तुम्हें भी उसके पास ही भेज दूंगा, फिर तुम दोनों जी भर कर मिल लेना। और साथ ही वो जोरदार कहकर लगाकर हंसना शुरू कर देता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 2 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर यानी मैजिक एम्परर के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लास्ट एपिसोड के एंड पे जू फैंग को पता चलता है कि फैंग सिटी की काई फैमिली के यंग मास्टर के साथ हमारी मिस जिया की शादी होने वाली है। जू फैंग कहता है अगर मिस जिया की शादी उस फैमिली में हो जाती है तो हो सकता है कि मेरा मैजिक का फाड़ खत्म हो जाए और मैं आजाद हो जाऊं। वो उनसे कहता है चलो फिर जल्दी से फैंग सिटी चलते हैं और इसकी शादी करवाते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में फैंग सिटी दिखाया जाता है। वो लोग फैंग सिटी पहुंच जाते हैं। सारे लोग फैंग सिटी पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। डोंगलिंग उससे पूछता है जू फैन से तुम्हें कैसा लगा, तुम तो पहली बार फैंग सिटी आए हो। जबकि जू फैन उसे देखकर कहता है ये तो बस एक छोटा सा गांव है, पता नहीं ये लोग इसे सिटी क्यों कह रहे हैं। जू फैन कहता है क्या हम लोग सीधे काई फैमिली नहीं जा सकते? जिया उसे कहती है नहीं, हम लोग डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जा सकते, पहले मैं और मेरा भाई वहाँ पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद तुम लोगों को बुलाया जाएगा। डोंगलिंग कहता है कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जू फैन कहता है अब ये क्या बात हुई, पता नहीं तुम्हें वहाँ पर कितना टाइम लगेगा। डोंगलिंग उसे कहता है अगर हम लोग भी 7 दिन के वहाँ पर डायरेक्टली चले जाते हैं तो वो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। ये सारे नोबल लोग हैं, इनकी फैमिली में अगर गुलाम सीधे चले जाए तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लोग यहीं सामने वाले होटल में जाकर रुकते हैं और रेस्ट करते हैं। जू फैन उन दोनों से कहता है ठीक है तुम दोनों काई फैमिली चली जाओ। कि वो टोंगलिंग से कहता है तुम यहाँ पर सामने वाले होटल में रूम बुक करवाओ, मैं यहाँ पर सिटी को घूम कर आता हूँ। इसी वक्त मिस जिया का भाई आके बढ़ता है और उसे कहता है भाई गुलाम कहेंगे तुम यहाँ पर हमारी लू फैमिली की वजह से आए हो और आजकल तुम कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो। एक बार मेरी बहन की काई फैमिली में शादी होने दो, मैं अपने जीजा जी के साथ मिलकर तुम्हें दिखाऊंगा कि गुलाम की औकात क्या होती है। जू फैन आगे बढ़ता है और उसकी बैक में किक मारते हुए कहता है जाओ दफा हो, जाकर अपने जीजा जी के साथ जाकर मिलो। मिस जिया का छोटा भाई फिर से उसके पास जाकर रोना शुरू कर देता है। मिस जिया उसे कहती है तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि तुम हमारे सर्वेंट हो, फिर भी तुम अपने मास्टर को कैसे मार सकते हो। जू फैन कहता है तुम्हारे भाई ने पहले शुरुआत की थी, इससे कहो कि फालतू में मुझसे पंगा न लिया करे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ मुझे आजाद कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मिस जिया उसकी बात सुनकर आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जू फैन वहाँ से चला जाता है। डोंगलिंग भी उसके साथ साथ आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है ब्रदर जू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, चाहे जो भी हो वो तुम्हारा यंग मास्टर है, तुम उसे किक कैसे मार सकते हो। जू फैन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, छोटा कीड़ा मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है। जू फैन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वहाँ पर एक बंदा क्रिस्टल्स बेच रहा होता है, लेकिन एक यंग लेडी उसके सामने खड़ी होती है और कहती है तुम्हारे क्रिस्टल्स फेक है। वो शॉप ओनर उसे कहता है लगता है कि तुम्हारी आंखें खराब है, तो बिल्कुल असली जेड स्टोन है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस जेड स्टोन को हासिल किया है, अगर तुम्हें नहीं खरीदना तो जाओ यहाँ से, मेरे कस्टमर खराब मत करो। सकता है कि शायद तुम्हें इस जेड के बारे में पता ना हो, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल असली है। तो नोबल लेडी उसे कहती है हाँ मुझे जेड्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने असली के जेड देखे हुए हैं और तुम्हारे जेड को देखकर लग रहा है ये फेक है। वो दुकानदार हंसते हुए अपने कस्टमर से कहता है जरा देखो तो सही इस नोबल लेडी को, इसने सिर्फ एक बार जेड क्रिस्टल को देखा है और इसे लगता है कि इसे असली और नकली की पहचान हो गई है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। तो नोबल लेडी उसे कहती है हाँ वाकई में मुझे असली और नकली की पहचान है। शॉप ओनर उसे कहता है प्लीज मैडम यहाँ से चली जाए, आप मेरा बिजनेस खराब कर रही है, अगर आपको कुछ नहीं खरीदना तो यहाँ से जा सकती है। तो यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उसे कहता है तुम्हारा जेड बिल्कुल नकली है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि तुम्हारा जेड क्रिस्टल नकली है। जू फैन और टोंगलिंग दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाती है। जू फैन कहता है हाँ मैंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा जेड नकली है और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। वो शॉप ओनर चिल्लाकर उसे कहता है अब तुम कहाँ से आ टपके, अगर तुम साबित कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ कि मेरा जेड नकली है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा बिजनेस खराब करने के लिए आए हो, तुम तो सिर्फ ऐसे बकवास
बकवास कर रहे हो, मेरे सारे के सारे क्रिस्टल बिल्कुल असली है। जूफैन हंसते हुए उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो चलो फिर टेस्ट करके देख लेते हैं, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ तो तुम्हारे जेड क्रिस्टल नकली है। जूफैन वहीं टेबल के ऊपर पानी का एक प्याला रख लेता है। वहाँ पर इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वो सबसे कहता है मैंने इस प्याले के अंदर नॉर्मल वाटर डाला हुआ है जो कि आप कहीं से भी ले सकते हो, और इसके अंदर मैं सल्फर के टुकड़े डालने वाला हूँ। तुम अपनी जेड क्रिस्टल को मुझे दे दो, हम इस पानी में उसे डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो नकली है या असली है। शॉप ओनर उसे अपना जेड क्रिस्टल देते हुए कहता है चलो फिर देखते हैं। जूफैन उस क्रिस्टल को पानी के अंदर डाल देता है। क्रिस्टल का रंग पहले ग्रीन कलर का होता है, जैसे वो पानी के अंदर जाता है उसके ऊपर से उसका रंग उतरना शुरू हो जाता है और सारा पानी भी रेड कलर का हो जाता है। तो शॉप ओनर बाकी के लोग भी इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उसका क्रिस्टल वाकई में नकली होता है। जूफैन उसे कहता है तुम सब लोगों को सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, ये क्रिस्टल तो पहले से ही फेक था। जैसे इसे पानी के अंदर मैंने डुबोया इसके ऊपर जो रंग चढ़ाया गया था वो उतर गया। जूफैन उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ते हुए कहता है अब तुम्हें ये बात मानना होगी कि ये नोबल लेडी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये क्रिस्टल नकली है। वो शॉप ओनर कहता है अच्छा ठीक है मैं ये बात मान लेता हूँ। वो नोबल लेडी से कहती है तुम्हारा ये जेड स्टोन 3 स्पिरिचुअल स्टोन का है, अगर तुम देना चाहो तो मैं खरीद लूंगी, क्योंकि ये एक फेक स्टोन है। इसी वक्त उस शॉप ओनर के सर में कुछ लगता है, वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है मुझे पत्थर किसने मारा। तो पीछे जितने भी कस्टमर उससे क्रिस्टल लेकर गए होते हैं वो सारे अपने क्रिस्टल्स लेकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं हमें रिफंड चाहिए, तुमने हमें धोखा दिया है, और फिर सारे मिलकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। वो शॉप ओनर से कहता है बच्चे तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, तुमने तो मेरे बिजनेस का कबाड़ा कर दिया है। वो नोबल लेडी उसे कहती है यंग मास्टर तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे पहले से पता था कि वो क्रिस्टल फेक है लेकिन मैं उसको साबित नहीं कर सकती थी। जूफैन उसे कहता है हाँ मैं पहले भी इस तरह की चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए मुझे मेथड आता था। जूफैन उसे कहता है क्या तुम वाकई में उसे 3 स्पिरिचुअल स्टोन से खरीदना चाहती थी ताकि तुम ये बात जानती हो कि वो एक फेक क्रिस्टल है। नोबल लेडी उसे कहती है नहीं मैं उसे खरीदने वाली नहीं थी, मैं तो बस लोगों को बता रही थी कि ये क्रिस्टल्स फेक है और ये बंदा उन्हें धोखा दे रहा है। और फिर वो औरत वहां से चली जाती है। जूफैन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है इस लड़की की आंखें तो बहुत ज्यादा जहरीली है, मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों को पहचानने का। जूफैन टोंगलिंग से कहता है तुम वापस होटल में चले जाओ और इसके अलावा मुझे तुमसे 10 स्पिरिचुअल स्टोन उधार चाहिए। टोंगलिंग कहता है लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? जूफैन कहता है मुझे कुछ खरीदना है। टोंगलिंग उसे अपनी पोटली में से 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स निकाल कर देता है और साथ ही रो रहा होता है, जबकि जूफैन उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को लेकर एक बंद गली में चला जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो शॉप ओनर से वहीं पर मिलने वाला है। जूफैन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो शॉप ओनर निकलता है। जूफैन कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शॉप ओनर भी हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुमने तो मेरे बिजनेस का कबाड़ा किया है, तुम अब यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जूफैन कहता है मैं तुमसे वो जेड क्रिस्टल खरीदने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर पहले जिसे मैंने नकली साबित किया था, मैं तुमसे वो स्टोन खरीद लूंगा, मैं तुम्हें 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगा। 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स का सुनकर वो शॉप ओनर भी हैरान हो जाता है। शॉप ओनर से कहता है जबकि तुम्हें पता है कि ये क्रिस्टल नकली है फिर भी तुम इसे खरीदना चाहते हो, वो भी 10 स्पिरिचुअल स्टोन देकर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जूफैन उसे कहता है हालांकि ये क्रिस्टल नकली है लेकिन मेरे लिए फिर भी काम का है, क्या पता मैं इसे तुमसे भी ज्यादा महंगी प्राइस में बेच सकूं, यानी मैं 10 का खरीद कर शायद इसे 50 में बेच सकूं। वो शॉप ओनर से कहता है अच्छा ठीक है इसका मतलब तुम भी बिजनेस करना चाहती हो, मैं तुम्हें ये क्रिस्टल दे तो सकता हूँ लेकिन एक मसला है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? मैंने जितने भी क्रिस्टल्स बेचे थे वो सारे लोग वापस करवा गए हैं और अपने पैसे मैंने वापस ले लिए, मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया और लोगों ने मुझे पीटा भी है। 10 स्पिरिचुअल स्टोन तो इसके लिए बहुत ज्यादा कम है, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। जूफैन उसे कहता है फिर तुम्हें कितने स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए? शॉप ओनर उसे कहता है मुझे स्पिरिचुअल स्टोन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। और साथ ही गली में और भी गुंडे निकल आते हैं। जूफैन उसे कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए आया था लेकिन तुम्हारा इरादा तो कुछ चोरी लगता है। वो हंसते हुए कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करने वाला, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस ठप हो गया, मैं तो तुमसे इसका बदला लूंगा और तुम्हें इसके लिए अपनी जान देना होगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जूफैन आगे बढ़ता और कहता है तो इसका मतलब हमारी बिजनेस डील यहीं पर खत्म होती है, चलो फिर शुरू करते हैं। साथ ही वो अपने पास से वही गोश्त निकालता है जो कि सोल को चुरा लेते हैं। शॉप ओनर के साथ जितने भी गुंडे होते हैं वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन वो उसके गोश्त को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जूफैन चलता हुआ आगे बढ़ जाता है और उसके हाथ से वो क्रिस्टल ले लेता है और कहता है तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे मार सको। जूफैन वो क्रिस्टल लेकर आगे बढ़ जाता है और पीछे का सीन दिखाती है, वो सारे गोश्त उन सभी को मार डालते हैं। जूफैन उस क्रिस्टल जेड को लेकर वापस अपने होटल आ जाता है और टोंगलिंग से कहता है मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें बाहर पहरा देना है, जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। टोंगलिंग से कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर जूफैन दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और अपने क्रिस्टल को टेबल पर रख देता है। मैजिक एम्परर उसके ऊपर अपना हाथ करते हुए उसकी एनर्जी को फील करता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक था, तो वाकई में बहुत ही काम का क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में से एनर्जी निकलती है और वो चमकना शुरू कर देता है। जूफैन कहता है हाँ ये वाकई में वही है, ये तो फेरी ब्लड क्रिस्टल है। साथ ही वो फेरी ब्लड क्रिस्टल के बारे में बताता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर स्टोन है, हजारों मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनका प्योर ब्लड मिलाकर इस क्रिस्टल को बनाया जाता है और इसको बनने में भी हजारों साल लगते हैं। ये बहुत ज्यादा रेयर है लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस क्रिस्टल को यूज करके कोई भी एक ब्लडी बेबी बना सकता है। मेरे पास जो बुक ऑफ एस्पर थी उसमें ब्लडी बेबी बनाने का तरीका लिखा हुआ था कि फेरी ब्लड क्रिस्टल को यूज करते हुए हम अपने लिए एक ब्लडी बेबी बना सकते हैं। जब आप एक ब्लडी बेबी बना लेते हैं तो अपनी पावर से वो किसी को भी मार सकता है। ब्लडी बेबी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो होली लैंड में भी कल्टीवेट कर सकता है। 7 एम्परर्स भी उसके सामने कुछ नहीं है, वो भी इसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे अपने ब्लड की जरूरत होगी। वो अपनी क्लाई को काटता है और अपने ब्लड को क्रिस्टल पर डालना शुरू करता है। जूफैन कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं इतना ज्यादा लकी हूँ, मुझे एक फेरी ब्लड क्रिस्टल
क्रिस्टल मिल गया है। जू फैन कहता है द बुक ऑफ एस्पर के सीक्रेट के मुताबिक कोई ब्लडी बेबी बनाना चाहता है तो उसे अपनी बॉडी का फ्रेश ब्लड स्टोन के ऊपर डालना होगा, जहाँ तक ये क्रिस्टल एक्टिवेट ना हो जाए और इसके अंदर से उसे ब्लडी बेबी की हार्ट बीट महसूस होना शुरू हो जाए। लेकिन तब तक हमें इसके ऊपर ब्लड डालते रहना है। जू फैन कहता है मैंने अपना बहुत ज्यादा ब्लड जाया कर दिया है, अभी मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। जू फैन कहता है जिस क्रिस्टल को एक्टिवेट करके अपने लिए एक ब्लडी बेबी बनाना होगा, मुझे इसके ऊपर ब्लड डालते रहना है क्योंकि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। कि अगर एक बार आप इसके ऊपर ब्लड डालना शुरू करते हैं तो जब तक ब्लडी बेबी बन नहीं जाता आप इसके ऊपर ब्लड डालना रोक नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आप दोबारा इसके ऊपर ब्लड नहीं डाल पाएंगे, क्रिस्टल कभी भी दोबारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। लेकिन जू फैन का बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं और उसके मुंह से ब्लड निकलता है और कहता है अब मैं और नहीं कर सकता, अगर मैंने और ज्यादा ब्लड डाला तो मैं खुद भी मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर हार मान लेनी चाहिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन ब्लडी बेबी बनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस क्रिस्टल के ऊपर अपना ब्लड डाल रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेंट हो जाता है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है। जू फैन कहता है अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मैं कभी भी ब्लडी बेबी नहीं बना पाऊंगा। वो कहता है क्या मुझे यहीं पर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी सोल यहाँ से गायब हो जाएगी, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं इस ब्लडी बेबी का क्या करूंगा। साथ ही वो अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज में चला जाता है जहाँ पर 7 एम्परर्स उसे कह रही होती है मैजिक एम्परर जू जी फैन अपनी इस बात को छोड़ दो, वो बुक ऑफ एस्पर हमारे हवाले कर दो। साथ ही जू चैन की भी उसे याद आती है मैंने अपने लिए एक ब्लडी बेबी बना लिया और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर एक ब्लडी बेबी को दिखाते हैं। जू फैन कहता है अब जबकि मैंने एक ब्लडी बेबी को बना लिया है तो अब मुझे पता है कि मुझे कौन सी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी है। वो अपने होटल का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है जबकि टोंगलिंग अभी भी बाहर ही बैठा होता है। वो उसे कहता है तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। टोंगलिंग उसे कहता है काई फैमिली वाले यहाँ पर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हम लोग काई फैमिली आ सकते हैं, लेकिन तुम क्योंकि बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जू फैन उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम पिछले 10 दिन से यहीं पर गार्ड कर रहे हो। टोंगलिंग उसे कहता है हाँ तुम्ही ने तो कहा था कि दरवाजे के बाहर पहरा देना है, किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं पिछले 10 दिन से यहीं पर खड़ा हूँ। जू फैन हंसते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही मेहनत की है। टोंगलिंग उसे कहता है अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो फिर यहाँ से जल्दी से चलते हैं और काई फैमिली के मेंशन जाकर अपनी यंग लेडी से मिलते हैं। मिस जिया और यंग मास्टर वहाँ पर काफी दिनों से हमारा इंतजार कर रहे हैं। टोंगलिंग जैसे ही आगे आगे चलने लगता है जू फैन उसे कहता है क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि 10 दिन तक मैं कमरे के अंदर क्या करता रहा हूँ। टोंगलिंग उसे कहता है नहीं ये तुम्हारा अपना काम था, मैं तुमसे इस बारे में क्यों पूछूंगा, मुझे पता है जब तुम बताना चाहोगे तुम खुद ही मुझे बता दोगे तुम अंदर क्या कर रहे थे। चलो आप जल्दी से काई फैमिली चलते हैं, यंग लेडी वहाँ पर इंतजार कर रही है। जू फैन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा भरोसे के लायक है, इस तरह का बंदा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा जो मुझ पर इतना ज्यादा यकीन करता हो। फिर वो लोग काई फैमिली के मेंशन चले जाते हैं। जू फैन कहता है इनका मेंशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, फैंग सिटी की फैमिली होने के नाते इनके पास काफी ज्यादा बड़ा घर है। लोग जैसे ही अंदर इंटर होने लगते हैं सामने खड़े गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम लोग कहाँ पर मुंह उठाए चले आ रहे हो, ये काई फैमिली का मेंशन है, कोई गरीब खाना नहीं है। टोंगलिंग उनसे कहता है मेरा नाम टोंगलिंग है और मैं लू फैमिली का हेड गार्डियन हूँ और इसका नाम जू फैन है और ये लू फैमिली का बटलर है और हमारी लू फैमिली की मिस जिया तुम लोगों की गेस्ट है। क्योंकि जू फैन सोच रहा होता है इससे पहले तो ये लोग मुझे अपना गुलाम कहते थे, आज इन्होंने मुझे अपना बटलर बना लिया। टोंगलिंग जू फैन से कहता है 8 दिन पहले मिस जिया ने इन लोगों को बताया था कि तुम उनके सर्वेंट नहीं बल्कि उनके बटलर हो, तुम्हें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए, तुम्हारी तरक्की हो गई है। जबकि जू फैन उसकी बात सुनकर खुश होने की बजाय सोच रहा होता है मैं एक डीमन एम्परर हूँ, लोगों ने मुझे यहाँ पर बटलर बना रखा है। साथ ही वो कहता है लेकिन काई फैमिली के ये गार्ड्स ये तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाने देंगे। वो दोनों गार्ड्स हंसना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं तो यहाँ पर लू फैमिली से 2 और नमूने चले आए हैं, 2 नमूने पहले से यहाँ पर मौजूद है, चलो ठीक है तुम लोग भी अंदर चले जाओ। टोंगलिंग उनकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली के बारे में ऐसी बात करने की। जू फैन उसे खींचता हुआ अंदर ले जाता है। टोंगलिंग उसे कहता है तुम मुझे खींच क्यों रहे हो, मैं उनको अच्छा सबक सिखा सकता था। जू फैन सोच रहा होता है नौकरों के एटीट्यूड को देखकर लगता है कि उनका मालिक कैसा होगा। जू फैन कहता है अगर उन्होंने हमारे साथ इस तरह बिहेव किया है तो यंग लेडी मिस जिया के साथ भी ऐसे ही कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि काई फैमिली अब लू फैमिली के लिए सेफ है। टोंगलिंग और जू फैन सामने एक टूटे हुए घर की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, लू फैमिली के यंग मास्टर को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर इनके गेस्ट बनकर आए हैं और उन्होंने हमारे यंग मास्टर को देखो कितने बुरे घर में रखा है। जू फैन कहता है इन्होंने तो हमारे यंग मास्टर को जिस कंडीशन में रखा हुआ है ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है, इन्होंने तो बिल्कुल गुलामों की तरह इन्हें यहाँ पर रखा हुआ है, जबकि ये लोग नॉर्मल फैमिली से हैं। लोग जैसे ही उस टूटे फूटे हट के अंदर जाते हैं तो यंग मास्टर वहाँ पर मुंह लटकाए बैठा होता है। टोंगलिंग जल्दी से अंदर जाता है और कहता है यंग मास्टर जुनहाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप ठीक है। वो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जुनहाई भागता हुआ आता है और टोंगलिंग के साथ लिपट जाता है और रोना शुरू कर देता है। टोंगलिंग उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई। जू फैन उसे कहता है बच्चे तुम्हारी बहन कहाँ पर है। जुनहाई उसे कहता है मेरी बहन काई फैमिली के यंग मास्टर को देखने के लिए गई है, काई फैमिली के लीडर ने कहा है कि यंग मास्टर के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। जू फैन गुस्सा हो जाता है और कहता है इनका एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा बुरा है, ये तो अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। इस जिया खुद जाकर यंग मास्टर से कहे कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। जू फैन
जल्दी से जुनहाई का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मुझे जल्दी से अपनी बहन के पास लेकर चलो। लू फैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली के साथ पंगा लेने की। नेक्स्ट सीन काई फैमिली के गार्डन का दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर एक लड़की के साथ खेल रहा होता है कि मिस जिया भी वहाँ पर आ जाती है। मिस जिया उसे कहती है जाओ टिंग मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे कहता है मिस जिया मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो तुम मेरी फियांसे भी नहीं हो, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती? अब चुपचाप यहाँ से वापस क्यों नहीं चली जाती? अब मैं सिर्फ इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसका नाम मिस जून है। मिस जून भी उसे कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? उसने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता बल्कि वो मुझसे प्यार करता है। अब तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। मिस जिया उसे कहती है लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस शादी को कैंसिल कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें याद नहीं हम दोनों की ब्यूटीफुल मेमोरीज जो हम दोनों ने वक्त साथ गुजारा है, हम दोनों फैमिलीज कितनी अच्छे से रहती थी। जाओ टिंग उसे कहता है अब मुझे पता है कि लू फैमिली मुश्किल में है और तुम चाहती हो कि तुम मुझसे शादी करके अपनी लू फैमिली की हेल्प कर लो। हमारी लू फैमिली का मसला इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी लू फैमिली की हेल्प नहीं कर सकता। मिस जिया फिर से उसे कहती है क्या तुम ये सारी बातें भूल चुके हो? हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए हैं, इकट्ठे खेलते कूदते रहे हैं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी लू फैमिली की हेल्प कर दो। उसी वक्त मिस जून आगे बढ़ती है और मिस जिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसे कहती है कमीनी तुझे समझ क्यों नहीं आती? मैंने तुझसे कहा ना कि यहाँ से दफा हो जाओ, जाओ टिंग अब सिर्फ मेरा है। साथ ही वो गुस्से के साथ जाओ टिंग से कहती है अगर फ्यूचर में मैंने तुम्हें इस लड़की के साथ देख लिया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए इस लड़की से दूर रहना। जाओ टिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही बसी हुई हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी सारी औरतें तो मेरी आंखों में सिर्फ कचरे की तरह है। मिस जिया रोना शुरू कर देती है और कहती है अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपनी लू फैमिली को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो किसी के सामने भी अपने घुटने टेकने को तैयार हूँ। मिस जिया जैसे ही अपने घुटने टेक कर उनसे मदद की भीख मांगने लगती है वहीं पर जू फैन आ जाता है और वो आते ही उन दोनों के चेहरे पर डबल स्लैप लगाता है, यानी कि जाओ टिंग और मिस जून दोनों के चेहरे पर एक एक थप्पड़ लगाता है। वो दोनों ही अपने चेहरे पे हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब तू कौन आ गया? जाओ फैन उनसे कहता है कमीनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली की मिस जिया पर अटैक करने की? जाओ टिंग सोच रहा होता है इस लड़के की एज तो मेरे जितनी होगी लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं और मिस जून हम दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग नोबल्स हैं और फिर भी इसने हमारे चेहरे पर आकर थप्पड़ मार दिया। क्योंकि जू फैन यानी कि डीमन एम्परर खुद भी ये सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं इस लड़की के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? हालांकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को मारा है लेकिन कभी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। ये तो इस कर्स मैजिक की वजह से है, द मैजिक ऑफ हार्ट की वजह से जो मैं इस लड़की के लिए महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं कब मैं इस लड़के की बॉडी से फ्री हूँगा। अब इस लड़की की काई फैमिली में शादी नहीं होने वाली, लगता है कि मुझे इस कर्स मैजिक के साथ और भी कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। जू फैन आगे बढ़ता है और उसके आंसू पहुंचते हुए उसे कहता है चलो मेरे साथ, और उसे उठाकर साथ चल पड़ता है। मिस जून चिल्लाकर उसे कहती है वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें थप्पड़ मारकर यहाँ से आसानी से जा सकते हो? मिस जिया उसे कहती है तो अब तुम्हें क्या चाहिए? मिस जून उसे कहती है ये तो बहुत ही आसान है, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर जमीन पर अपना नाक रगड़ना होगा, वो भी 3 बार, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, और खास तौर पर इस लड़के को जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। मिस जिया उसे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, लोग ऐसा नहीं करेंगे। जाओ टिंग भी उसे कहता है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम अपनी फैमिली का नाम क्यों खराब कर रही हो? जल्दी से ऐसा कर दो वरना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। और साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहता है तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो, तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी वजह से वो भी मारा जाएगा। ये बात सुनकर मिस जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। टोंगलिंग उसे कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जबकि मिस जिया अपने छोटे भाई को गले से लगाते हुए कहती है मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगी। ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन जू फैन गुस्सा हो जाता है और बड़ी स्पीड के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जू फैन उन दोनों के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए उन दोनों के सर को नीचे जमीन में दबा देता है और कहता है अब तुम दोनों अपने घुटनों पर हो और नाक रगड़ो। इस बात से मिस जून बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो दोनों उसके सामने घुटने टेक कर बैठी होती है जबकि जू फैन उन दोनों के सामने खड़ा होता है। मिस जून उसे कहती है अब अगर तुम सब लोग मिलकर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी भी मांगोगे मैं तुम सब लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जू फैन को उसकी बात सुनकर फिर से गुस्सा आता है और वो किक मारते हुए जाओ टिंग को पीछे की तरफ फेंकता है जो कि मिस जून के साथ टकराता है। क्योंकि लू फैमिली के तीनों लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि ये कर क्या रहा है। जू फैन उनसे कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा? तुम लोग इस लायक नहीं हो। इसी वक्त काई फैमिली के लीडर बाहर निकल आते हैं और कहते हैं मेरी फैमिली के साथ किसने पंगा लेने की कोशिश की है, कौन है वो? मिस जिया, टोंगलिंग और जुनहाई वहाँ पर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था काई फैमिली के लीडर वहाँ पर आ जाते हैं और उन सबसे कहते हैं मेरे बच्चे को किसने मारा है। जाओ टिंग अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा खुश रहता है और कहता है शुक्र है फादर आप यहाँ पर आ गए, इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है। उसके फादर जू फैन की तरफ देखते हैं जबकि जू फैन उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम तो अपनी 8 लेयर में हो। जाओ टिंग के फादर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरी कल्टीवेशन के बारे में कैसे जान सकता है? सिर्फ एक बार देखने पर इससे पता चल गया कि मैं 8वीं लेयर में हूँ। लीडर उसे कहते हैं लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा तेज हैं, तुम कौन हो? जू फैन उसे कहता है मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मेरा नाम जू फैन है। जाओ टिंग के डैड सोच रहे होते हैं मैंने सुना था कि लू फैमिली वाले अपने लिए एक बटलर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका बटलर इतना ज्यादा यंग है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है। मुझे इस तरह के किसी बच्चे से पंगा नहीं लेना जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे डरने की क्या जरूरत है, मेरे साथ भी एक पावर हाउस है, मिस जून की फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। मिस जून आगे बढ़ती है और अंकल काई से कहती है अंकल काई आपको इन सबको सजा देनी होगी, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। अंकल काई उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
मास्टर काई मिस जिया से कहते हैं, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आया। उनके मरने के बाद मैंने तुम्हारे साथ भी अच्छे से पेश आया और तुम्हारे भाई का भी ख्याल रखा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे से तुम मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रही। जू फैन मिस जिया के पास चला जाता है और मास्टर काई से कहता है, लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, कुछ ज्यादा ही बुढ़ी हो गई है, जो आपको इतनी भी समझ नहीं आ रही कि आप एक छोटी लड़की को तंग कर रहे हैं। जू फैन मिस जिया के सामने खड़ा हो जाता है और मास्टर काई से कहता है, अगर तुम्हें इससे कुछ कहना है तो इसकी बजाय मुझसे कहो। और रही बात तुम्हारे अच्छे होने की, वो तो हम सबको पता है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, इसलिए नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, अब हमारा तुम्हारी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मास्टर काई उसे कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार लगते हो। अब मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि तुम सब लोगों की जिंदगी मेरे हाथ में है। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मेरे साथ फाइट करो या फिर चुपचाप मर जाओ। डोंगलिंग मास्टर काई से कहता है, तुम्हारे पास 8 लेयर की पावर है, अगर हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे तो हम सब लोग तो वैसे मारे जाएंगे। मिस जिया उसे कहती है, अंकल काई मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरा भाई छोटा है, आप इसको तो छोड़ दे। जबकि जू फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें फाइट चाहिए तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। और वो बड़ी स्पीड के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर काई भी अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जू फैन भी जल्दी से पीछे हट जाता है। मास्टर काई जू फैन से कहते हैं, वैसे तो मुझे अपनी की पावर को स्टोर करने में थोड़ा टाइम लग गया, अगर मैं पहले से स्टोर कर लेता तो तुम बच नहीं सकते थे। तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम इस अटैक से बच गए। जू फैन कहता है, मैं लक पर यकीन नहीं करता, मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा है। मास्टर काई अपने हाथ की तरफ देखते हैं तो उनके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। जू फैन उनसे कहता है, जरा अपने बेटे की तरफ तो देखो। वो जैसे अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो जाओ टिंग के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जू फैन ने यहाँ पर अपने ब्लडी बेबी को यूज किया है। ब्लडी बेबी को यूज करके वो किसी को भी दूर से मार सकता है। जू फैन कहता है, तुम्हारे बेटे की जान मेरे हाथ में है, इसलिए आगे तुम जो कुछ भी करने वाले हो उसके बारे में दोबारा एक बार सोच लो। जू फैन अपनी उंगली का इशारा करता है तो जाओ टिंग के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलता है। मास्टर काई उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है रुक जाओ, मुझे तुम पर यकीन है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। जू फैन हंसते हुए कहता है, फिर हमारा पीछा मत करना। वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और मास्टर काई से कहता है, आज के बाद तुम इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना, अगर तुमने दोबारा कभी मेरी लू फैमिली पर नजर उठाकर भी देखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हंसते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। काई मैंशन से बाहर चले जाते हैं। मिस जून आगे बढ़ती है और अंकल काई से कहती है, क्या वाकई में आप उन्हें ऐसे यहाँ से जाने देंगे? अंकल काई उसे कहते हैं, मैं अपने पास में बहुत ज्यादा लेजी हो गया था, मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया, लेकिन इसने मेरे अंदर के टाइगर को जगा दिया है। मैं जू फैन को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हारी फैमिली के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं बहुत ही जल्दी कोई प्लान बनाता हूँ ताकि इसे मारा जा सके। मिस जून उसे कहती है, अगर आप इसको हाथ लगाने से डर रहे हैं और अगर आप इसको अभी नहीं मारना चाहते तो मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी फैमिली के एल्डर्स इससे नहीं डरेंगे। मिस जून पीछे से चिल्लाकर कहती है, तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है, अब तुम्हें पता चलेगा कि इंपीरियल फैमिली के साथ पंगा लेना कैसा होता है। जू फैन उन तीनों के साथ काई फैमिली के मेंशन के बाहर आ जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक जाता है और कहता है, मिस जिया क्या तुम्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज के बारे में पता है? मिस जिया उसे कहती है, तुम्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज के बारे में जानने की क्यों पड़ी है? टोंगलिंग भी हैरान हो जाता है और कहता है, ये 7 इंपीरियल फैमिलीज कौन सी है? जुनहाई कहता है, हाँ सिस्टर मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। मिस जिया उन्हें बताती है, पहले हम लोग जिस सिटी में रहते थे वहाँ पर हमें 7 इंपीरियल फैमिली से कोई डर नहीं था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर हैं सिटी में, यहाँ पर अगर हमारा सामना किसी इंपीरियल फैमिली के साथ होता है तो हमें जल्दी से उन्हें अवॉइड करना होगा, वरना हमारे बचने का कोई चांस नहीं, चाहे इंपीरियल फैमिली का कोई बंदा हो या फिर उनकी फैमिली का कोई कुत्ता ही क्यों ना हो। टोंगलिंग कहता है, मिस जिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है ये 7 इंपीरियल फैमिलीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसीलिए तो ये इतना ज्यादा डर रही है। जिया उन्हें कहती है, जब हमारा टियानजू एम्पायर बना था तो सिर्फ एक फैमिली थी, एम्पायर फैमिली, और उनके साथ 7 मिनिस्टर्स थे, उन्होंने उन सबको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और वो 7 फैमिलीज आजकल एम्पायर फैमिलीज कहलाती है। उन्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज कहा जाता है और वो सारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एम्पायर फैमिली के साथ है, यानी कि किंग की फैमिली के साथ। और उन 7 इंपीरियल फैमिलीज के पास अपने अपने इलाके हैं और अपनी अपनी फौज भी है, वो यहाँ की बाकी की सारी सिंगल फैमिली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम उनमें से किसी एक भी फैमिली के खिलाफ जाते हो तो इसका मतलब तुम पूरे किंगडम के खिलाफ जा रहे हो, और इसीलिए इन्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज कहा जाता है। टोंगलिंग मिस जिया से पूछता है, इस पूरे एम्पायर में ऐसी कोई फैमिली है जो कि उनको टक्कर दे सके? मिस जिया उसे कहती है, नहीं, इस पूरे एम्पायर में ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो कि उन्हें टक्कर दे सके। ये बात तो सभी छोटी फैमिलीज वाले जानते हैं कि 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों के साथ पंगा नहीं लेना। जू फैन से पूछता है, क्या सन फैमिली वाले भी सब में शामिल है? जिया कहती है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? टोंगलिंग जू फैन से कहता है, तुम भी बेवकूफों वाली बात कर रही हो, अगर मिस को पहले से पता था कि वो 7 एम्पायर फैमिलीज में से एक से है तो वो तुम्हें उसे थप्पड़ मारने ही नहीं देती। कि मिस जिया वहाँ पर शर्मिंदा होकर खड़ी होती है क्योंकि उन्हें पता है कि सन फैमिली वाले 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों के रिश्तेदार हैं। जू फैन कहता है, मुझे जो पता है कि मिस सन का ताल्लुक 7 इंपीरियल फैमिलीज में से एक के साथ है। जिया कहती है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जू फैन कहता है, जब हम लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो वो पीछे से चिल्लाकर कह रही थी कि 7 इंपीरियल फैमिलीज वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। टोंगलिंग और मिस जिया दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया? लगता है कि हमने 7 फैमिली वालों के साथ पंगा ले लिया है, अब हमारा क्या बनेगा? जिया जल्दी से आगे बढ़ती है और जू फैन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो वापस चलते हैं, और मिस सन से जाकर माफी मांग लेते हैं। जू फैन उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, वहाँ पर जाना बिल्कुल बेकार है, अगर हम लोग वहाँ पर वापस जाते हैं तो सिर्फ मौत ही मिलेगी। यहीं पर जुनहाई की एंट्री होती है। जुनहाई यानी मिस जिया का छोटा भाई, वो कहता है, ब्रदर जू फैन, तो अब हम लोग क्या करेंगे? आज से पहले वो सिर्फ उसे गुलाम ही कहता आ रहा था। वो सारे उसकी तरफ देखते हैं तो जुनहाई चमकती हुई आंखों के साथ जू फैन के सामने खड़ा होता है और कहता है, प्लीज ब्रदर अब कुछ करो, हमारे साथ क्या होने वाला है? जू फैन उसे कहता है, छोटे कीड़े, तुम तो हमेशा मुझे गुलाम कहते थे, आज तुम मुझे ब्रदर क्यों कह रहे हो? जुनहाई हंसते हुए उसे
कहता है ये तो मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने हमारी जान बचाई है। जुनहाई यू फैन से कहता है आज के बाद तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझे तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरे जीजा जी भी बन सकते हो, हमें एक बार और बचा लो। मिस जिया चिल्लाकर उसे कहती है जुनहाई अपनी बकवास बंद करो, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। यू फैन मिस जिया से पूछता है क्या यहाँ पर फैंक सिटी में 7 इंपीरियल फैमिलीज की टक्कर की कोई फैमिली है। वो उसे कहती है हाँ यहाँ पर एक फैमिली है, यहाँ पर एक फैमिली है जिसका नाम क्यानलॉन्ग फैमिली है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। 7 इंपीरियल फैमिलीज वाले भी उनकी बात सुनते हैं। जू फैन जुनहाई के सर पे हाथ रखता है और कहता है अच्छा ठीक है चलो फिर पहले वापस चलते हैं, कल हम लोग क्यानलॉन्ग की फैमिली के पास जाएंगे। मिस जिया उससे पूछती है लेकिन हम लोग वहाँ पर जाकर करेंगे क्या। जू फैन कहता है हम लोग उनके साथ दोस्ती करेंगे और उन्हें अपना साथी बनाएंगे। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। क्यानलॉन्ग पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर 2 इंपीरियल गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। गार्ड्स उनकी तरफ देखकर कोई अच्छा सा रिएक्शन नहीं देते। जू फैन कहता है इनके गार्ड्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो लगा था ये फैमिली वाले सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। इसी वो लोग दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, वो गार्ड्स उनको वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ पर क्यानलॉन्ग पवेलियन में क्या करने के लिए आए हो, यहीं पर रुक जाओ। जू फैन कहता है जाकर अपने मास्टर्स को बताओ कि लू फैमिली की मिस जिया उनसे मिलना चाहती है। तो गार्ड्स उसकी हरकत की वजह से गुस्सा हो जाती है क्योंकि जू फैन उनकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई दूसरी तरफ वो करते हुए हमसे बात करने की। गार्ड हंसते हुए कहता है मैंने कभी लू फैमिली के बारे में नहीं सुना, ये कौन सी फैमिली है। वो गार्ड उनसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अंदर जाने देना चाहिए, इसलिए अभी यहाँ से वापस चले जाओ। जू फैन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर ओपन करता है। जूस जैसी इस फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लॉन्ग न्यू ने कहती है अंकल मैंने आपसे कहा था कि इसकी फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशन अरे बिल्कुल असली है और मैंने इसे 3 लाख की ऑफर भी की लेकिन ये मान नहीं रहा। मास्टर जू फैन की तरफ देखते हैं। जू फैन मास्टर जू की तरफ देखता है। मास्टर जू कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि लू फैमिली के पास इस तरह की कोई फॉर्मेशन होगी। मास्टर जू फैन से कहते हैं मैं तुमसे ये फॉर्मेशन खरीद लूंगा और मैं तुम्हें इसके बदले में 18 लाख दूंगा। टोंगलिंग और मिस जिया दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि मिस लॉन्ग न्यू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने अंकल को टोकने लगती है, लेकिन अंकल जू से कहते हैं तुम शांत रहो। जू फैन 18 लाख की बात सुनकर उनसे कहता है नहीं मुझे इसे नहीं बेचना, हमने इसकी बहुत ही कम कीमत लगाई है। अब जू फैन की बात सुनकर टोंगलिंग और मिस जिया और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।